हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। एक पार्ट आपने इसका पढ़ लिया, उसमें हम लोगों ने दो टॉपिक कवर कर लिए थे, एक हेमेटेनिक्स और दूसरा एंटीकोगुलेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, एक एंटी प्लेटलेट ड्रग्स और दूसरा थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स क्या होते हैं? तो दी ड्रग्स प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन आर कॉल्ड एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। एग्रीगेशन का मतलब होता है कि 2 का 3 का मिल जाना, एक साथ चिपक जाना, गैदरिंग करना। ठीक है, मान लीजिए एक प्लेटलेट है, दूसरा इस पे आके चिपक गया, तीसरा चिपक गया, चौथा चिपक गया, तो ये क्या हो जा रहा है? एग्रीगेशन हो रहा है, चिपक रहा है। तो ये प्लेटलेट्स चिपक के क्या करते हैं? एक क्लोट बना देते हैं, एक तरीके से बोलस बना लेते हैं, समझ रहे हैं? एक तरीके से क्या करते हैं? बोलस बना लेते हैं, समझिए कि गुच्छा सा बना लेते हैं ये। और फिर जब ये एक साथ गुच्छा बन जाएंगे तो किसी भी कैपिलरीज के अंदर जाके क्या फंस जाते हैं और फिर रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। तो समझ में आ रही? तो वो दवाएं जो क्या है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकती हैं, वो दवाएं जो प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को यानी एक साथ मिलने को, जमावड़े को, चिपकने को रोकती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। ठीक, अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लीजिए। तो पहला है थ्रोम्बोक्सेन। क्या है? थ्रोम्बोक्सेन सिंथेसिस इनहिबिटर। थ्रोम्बोक्सेन सिंथेसिस इनहिबिटर, जिसको हम लोग TXA2 भी बोलते हैं, या आप इसकी जगह पे आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर। क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर, PG भी कर सकते हैं। क्या? P और G, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर, सेम बात है। तो इसके एग्जाम्पल में आता है एस्पिरिन। ठीक है, लेकिन एस्पिरिन का लो डोज यूज होता है, इसलिए हम लोग को यहाँ हमने यहाँ पे लिख दिया लो डोज ऑफ एस्पिरिन। ठीक है, और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है डेजॉक्सीबेन। क्या? डेजॉक्सीबेन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन इसका वो है फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर। क्या? फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर, जिसका एग्जांपल है डाइपिरिडामोल। क्या? डाइपिरिडामोल। तीसरी क्लासिफिकेशन इसकी यानी तीसरी टाइप की जो ड्रग है वो है ADP इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर। ADP इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, इसका एग्जांपल क्या है? टिक्लोपिडिन। क्या? टिक्लोपिडिन और क्लोपिडोग्रेल। टिक्लोपिडिन और क्लोपिडोग्रेल। और जो चौथी क्लासिफिकेशन है वो है ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी एंड थर्ड ए। ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी एंड थर्ड ए रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसका एग्जांपल क्या है? टायरोफिबेन। क्या? टायरोफिबेन और एप्टिफिबेटिड। टायरोफिबेन और एप्टिफिबेटिड, ये दो एग्जांपल्स है इसके। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है। तो अब ये जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अब हम लोग इनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ेंगे, इसलिए कि अलग अलग टाइप की दवाएं हैं तो इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी थोड़ा सा से अलग है। वरना तो अगर आप चाहें तो सबका फार्माकोलॉजिकल एक्शन सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये जो दवाएं हैं ये क्या करती हैं? प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकती हैं। प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकती हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है एग्जाम में तो आप सिर्फ ये लिख दीजिएगा कि ये जो भी दवाएं हैं ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकती हैं। ठीक, अब हम लोग इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, बहुत डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा सा देखते हैं। तो जो थ्रोम्बोक्सेन है यानी TXA2 सिंथेसिस इनहिबिटर है, तो ये क्या करता है? लो डोज ऑफ एस्पिरिन। तो इसका एग्जांपल आपने पढ़ा था एस्पिरिन। तो लो डोज ऑफ एस्पिरिन, अगर एस्पिरिन आप ज्यादा डोज में लेते हैं तब ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो एस्पिरिन एक्ट्स ऑन COX-1 एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सेन। तो एस्पिरिन क्या करता है? ये COX-1 आपने पढ़ा होगा कि जो नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं वो COX पे काम करती है, COX-1 एंड COX-2 पे काम करती हैं। तो ये जो दवा ये COX-1 पे काम करती है। COX क्या है? ये साइक्लोऑक्सीजनेज एक तरीके का एंजाइम होता है जो बहुत सारे काम करवाता है। तो उसी में से एक काम ये भी होता है, ये थ्रोम्बोक्सेन का प्रोडक्शन करवाता है। और थ्रोम्बोक्सेन का जब प्रोडक्शन होता है तो वो प्लेटलेट का एग्रीगेशन कॉज करता है। तो अगर हम लोग COX को रोक दें तो उससे क्या है? थ्रोम्बोक्सेन का प्रोडक्शन रुक जाएगा, कम हो जाएगा, तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन भी नहीं होगा। आप इसके नाम से भी देख सकते हैं कि थ्रोम्बोक्सेन सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी ये जो दवा है वो क्या करेगी? थ्रोम्बोक्सेन के सिंथेसिस को यानी प्रोडक्शन को रोक देगी। ठीक, अब जो दूसरी टाइप की जो दवा है वो है फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर। तो इसका एग्जांपल क्या है? डाइपिरिडामोल। ठीक है, तो ये क्या करता है? इट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? ये काम कैसे करता है? तो इट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट।
तो ये क्या है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक तरीके का समझ लिया केमिकल है कोई, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके का कोई केमिकल होता है। तो इसके लेवल को क्या करता है, ये ब्लड के अंदर बढ़ाता है। ये क्या करता है, ब्लड के अंदर साइक्लो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के लेवल को बढ़ा देता है, जिसको हम लोग जिसका शॉर्ट फॉर्म है CAMP। बट इसका लेवल जब बढ़ता है तो ये क्या करता है, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकता है। ये हमारे ब्लड के अंदर होता है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे ब्लड के ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये हमारे ब्लड के अंदर होता है। और जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो प्लेटलेट के एग्रीगेशन को ये रोकता है। तो ये जो दवा है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, ये क्या करती है, तो इसके क्या है, कंसंट्रेशन को यानी इसकी मात्रा को ब्लड के अंदर बढ़ा देती है। तो इस तरीके से प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होता है, ठीक। और जो तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है एडीपी इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर। तो ये देख लीजिए, ये भी क्या है, इनहिबिटर है, यानी ये भी प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकने वाली दवा है। इसका एग्जांपल क्या है, टिक्लोपिडिन और क्लोपिडोग्रेल। तो ये क्या करता है, इट ब्लॉक्स दी P2Y12 रिसेप्टर ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है P2Y12, ठीक है। तो उस रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देता है। और जब वो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, यानी जब उस पर जाकर कोई चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जब उस पर जाके वो बाइंड करती हैं, तो वो क्या करता है, वो रिसेप्टर एक्टिवेट कर देता है प्लेटलेट को। फिर प्लेटलेट क्या होता है, तैयार हो जाता है एग्रीगेशन करने के लिए। तो ये जो दवा है ये इसी प्लेटलेट का जो रिसेप्टर है P2Y12, इसको क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। तो इस तरीके से क्या है, आपका जो प्लेटलेट है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है। और जब वो एक्टिवेट नहीं होगा तो एग्रीगेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, विच एक्टिवेट्स द प्लेटलेट एंड कॉज एग्रीगेशन। ये जो आपका P2Y12 रिसेप्टर है ये क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है प्लेटलेट को और फिर क्या है, एग्रीगेशन कॉज करवाता है। तो इसी रिसेप्टर को हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो ये अपना काम नहीं कर पाता है, प्लेटलेट का क्या है, एक्टिवेशन नहीं होता है, फिर क्या उसका एग्रीगेशन भी रुक जाता है। तो प्लेटलेट आपस में एग्रीगेट नहीं हो पाते, आपस में जुड़ नहीं पाते, चिपक नहीं पाते हैं। और जो चौथी इसकी क्लासिफिकेशन थी वो क्या थी, ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी एंड थर्ड ए रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये भी क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन B2, ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी थर्ड ए रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये जो दवाएं हैं क्या करेंगी, इसको ब्लॉक कर देंगी। ये भी एक रिसेप्टर होता है, सेकेंड बी एंड थर्ड ए ये भी रिसेप्टर है। तो ये जो दवाएं हैं क्या इसको ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। और ये भी क्या करती हैं, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये भी क्या है, प्लेटलेट को क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं। फिर उसके बाद उसका एग्रीगेशन बढ़ जाता है। तो इसी को हम लोग इस रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर देंगे तो प्लेटलेट एक्टिवेट नहीं होगा, उसका एग्रीगेशन भी नहीं होगा, वो आपस में चिपकेंगे नहीं, ठीक। अब इनका इंडिकेशन क्या है, कब इनको हम लोग यूज करते हैं, तो अब इनका जो मेन फंक्शन है ना, ये इनका क्या है, वो थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए ये किया जाता है। यानी एंटी प्लेटलेट दवाएं कब दी जाती हैं, थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए। थ्रोम्बोसिस आपने पढ़ा होगा कि हम लोग प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। प्लेटलेट को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। जैसे एरिथ्रोसाइट हम लोग बोलते हैं RBCs को, ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। और WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक। तो ये थ्रोम्बोसिस, तो ये जो दवाएं होती हैं वो क्या करती है, जो थ्रोम्बोसाइट हैं उनका आपस में वो चिपके ना, उसको रोकती हैं। तो अब जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पे हम लोग देंगे। तो कहाँ पे दे सकते हैं, तो अनस्टेबल एंजाइना में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। यानी एंजाइना होता है, मैंने जब एंजाइना पढ़ाया था तो उसमें आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया था फार्माकोथेरापेटिक के अंदर, ठीक है। तो उसमें मैंने डायग्राम वगैरह बना कर दिखाया था कि कैसे प्लेटलेट अगर आपस में चिपकते हैं तो जाके वो क्या है, किसी कैपिलरी का रास्ता बंद कर देंगे। तो इस तरीके से मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा तो फिर उससे क्या होगा, एंजाइना होगा, दर्द होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एंजाइना में भी इसको देते हैं ताकि उसको जाके वो जो प्लेटलेट हैं वो चिपके उनको छोड़ाया जाए। या अगर मान लीजिए उसका रिस्क अगर लगता है कि ये कंडीशन हो सकती है, किसी का लग रहा है कि मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रहा है, तो ये दवाएं देंगे ताकि प्लेटलेट का एग्रीगेशन ना हो। ऐसे ही एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देते हैं इसको। ऐसे ही इन पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट, यानी ऐसा पेशेंट जिसको एक बार ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है तो उसको भी हम लोग ये क्या है, ये दवाएं देते हैं। अब ये ना पूछेगा कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, एंजाइना क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं कई बार बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, ठीक है। ऐसे ही सेरेब्रोवैस्कुलर डिसीज, यानी हमारे जो ब्रेन तक जो मतलब ये फोर ब्रेन है, जो आगे का हमारा सेरेब्रम है, उसमें अगर मान लीजिए जो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें अगर लग रहा है कि प्लेटलेट एग्रीगेट हो सकते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी देते हैं।
ठीक है, मान लीजिए कोई गिर गया सर के बल। और पांचवा क्या है, प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व। प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व अगर किसी का, यानी अगर आर्टिफिशियल किसी का वॉल्व लगा है तो उस कंडीशन में भी हम लोग ये दवाएं ऐसी देते हैं कि कहीं प्लेटलेट का उस पर क्या है आपस में चिपका ना, या उस वॉल्व पे जाके ना चिपक जाए, तो इसलिए उस कंडीशन में भी ये दवाएं दी जाती हैं। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब नहीं देंगे इन दवाओं को, तो रिसेंट ट्रोमा। अब ये देखिए, ये जो दवाएं ऐसी हैं, जब मान लीजिए ये प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा, अगर कहीं पे भी थोड़ा भी कट लगता है, कुछ भी होता है, तो क्या है प्लेटलेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस ब्लड ब्लीडिंग को रोकने के लिए। अगर प्लेटलेट अपना ये काम नहीं कर पाएंगे एग्रीगेशन वाला, तो फिर क्या ब्लड रुकेगा नहीं, बहता ही रहेगा, तो इसलिए इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। तो कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग ऐसी दवाओं को दे नहीं सकते हैं जो मतलब प्लेटलेट को क्या है एग्रीगेशन को रोक देती हैं। तो जैसे कि अगर किसी को ट्रॉमा हुआ है, यानी मान लीजिए ब्रेन के अंदर इंजरी हो गई थी कुछ इस टाइप की, तो उसमें नहीं देंगे। ऐसे ही रिसेंट सर्जरी अगर किसी का हुआ है तो उसमें भी नहीं देंगे, नहीं तो ये दवाएं दे देंगे, उसका क्या है ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। ऐसे ही अगर एबॉर्शन हुआ किसी का तो उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। ऐसे ही रिसेंट अगर स्ट्रोक हो गया था तो उसमें भी नहीं देंगे। ऐसे ही क्या है सीवियर हाइपरटेंशन में नहीं देंगे, सीवियर डायबिटीज़ में नहीं देंगे। ऐसे ही सीवियर लीवर डैमेज है अगर, तो उसमें भी नहीं देंगे। ऐसे पेप्टिक अल्सर में भी नहीं देते हैं। कोई दूसरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, किसी भी टाइप की अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसी कंडीशन में भी ये दवाएं नहीं देंगे, वरना तो क्या है ब्लीडिंग रुकेगी नहीं और बहुत सारा ब्लड उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब इसके डोजेस क्या है, कितना इसको देते हैं, तो एस्पिरिन कितना देंगे हम लोग, तो 75 से 150 mg ओरली देंगे, एक दिन के अंदर दे सकते हैं, ठीक। और ये जो डाइप्रीडामोल है ये हम लोग 150 से 300 mg पर डे दे सकते हैं। हम ऐसे ही जो टिक्लोपिडिन है इसको हम लोग 250 से 500 mg पर डे दे सकते हैं। और ऐसे ये जो टाइरोफिबेन है इसको हम लोग 0.4 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से IV रूट से देंगे इन्फ्यूज़न के थ्रू, ठीक। अब जो दूसरा टॉपिक हमको इसमें पढ़ना हुआ है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। और ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेटलेट और ये थ्रोम्बोलाइटिक, इनका तीनों का फंक्शन तकरीबन मिलता जुलता है और ये तीनों ना एक ही जैसी बीमारियों में तकरीबन यूज़ की जाती हैं। जो हमारा अब जो टॉपिक है वो क्या है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। तो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स को हम लोग फाइब्रिनोलाइटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोलाइटिक। इसलिए कि आपको मालूम होगा कि जब ब्लड की क्लोटिंग होती है तो उसमें एक फैक्टर होता है फाइब्रिनोजेन, जो कि क्या है आगे जब उसको एक्टिवेट किया जाता है तो वो बन जाता है फाइब्रिन, ठीक है। फिर वो आगे क्या है ब्लड क्लोटिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो वही फाइब्रिन जो है उसी को लाइटिक यानी उसको तोड़ने का जो काम करेगा, फाइब्रिन को जो तोड़ने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रिनोलाइटिक या थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। तो ये क्या होती हैं, तो दी ड्रग्स आर यूज टू डिजोल्व दी ब्लड क्लोटिंग आर कॉल्ड थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। तो जो दवाएं ब्लड क्लोटिंग को डिजोल्व करने के लिए यूज़ की जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स या फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे प्लेटलेट हैं, इन्हीं की वजह से ज़्यादा मतलब ब्लड क्लोटिंग होती है, ठीक है। अब ये क्या है आपस में एक साथ जुड़ गए हैं, ये इन्होंने क्या किया एक मतलब गुच्छा सा बना लिया, एक थक्का सा बना लिया। अब ये जो दवा है वो क्या करेगी, इनमें जब जाएगी तो सबको तोड़ देगी अलग अलग करके। ये जो क्लोटिंग है वो सबको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगी, अलग अलग कर देगी। तो ये क्या हो जाएंगे फिर से ब्लड के अंदर वापस से फ्लो करने लगेंगे, बहने लगेंगे। तो ये दवाएं क्या करती है, इस क्लोट को तोड़ने का काम करती है, डिजोल्व कर देती हैं, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन नहीं है, इसके एग्जाम्पल्स हैं तो और कई सारे एग्जाम्पल, लेकिन हमने यहाँ पे 3 फेमस एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो एक है एल्टीप्लेज, क्या है एल्टीप्लेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। अगर इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछे तो तकरीबन सेम ही एक्शन है ये। तो चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। तो दिस ड्रग्स डिजोल्व दी ब्लड क्लोटिंग, ये दवाएं क्या करती हैं ब्लड क्लोटिंग को डिजोल्व करती हैं बाई एक्टिवेटिंग और कन्वर्टिंग प्लाज्मिनोजेन इनटू प्लाज्मिन। देखिए ये मेन फंक्शन याद रखिएगा, ये जो दवाएं हैं ना ये तीनों क्या करती हैं, किसी न किसी तरीके से जो प्लाज्मिनोजेन है उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और ये जो प्लाज्मिनोजेन है जब वो प्लाज्मिन बन जाता है तो क्या होता है, एक तरीके से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, ये क्या करता है, तो ये क्या करता है विच लाइसेस यानी ब्रेक डाउन द फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन। तो ये क्या करता है, जो ये इस प्लाज्मिन है, ये प्लाज्मिन क्या करता है, तो ये जो फाइब्रिन है या फाइब्रिनोजेन है उसको तोड़ने का काम करता है। और जब उसको तोड़ता है तब क्या होता है, डिजोल्व क्लोट्स। तो जो क्लोट बन गया था उसको क्या करता है, ये डिजोल्व कर देता है, तोड़ देता है। तो अब इसमें कुछ चीज़ें याद रखिए, आप कुछ बातें ध्यान रखिए। एक क्या है आपका प्लाज्मिनोजेन और दूसरा प्लाज्मिन। तो आप ये याद रखिएगा
कि ये जो प्लाज्मिनोजेन, ये जेन आता है ना, ये समझिए कि जो जिसके सामने भी आ रहा है अक्सर ऐसा होता है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे कि ये फाइब्रिनोजेन है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ये ब्लड क्लोटिंग नहीं करा सकता है जब तक कि वो क्या है फाइब्रिन ना बन जाए। अब ये फाइब्रिनोजेन बनाने के लिए पूरे उसके मतलब कुछ कैल्शियम वगैरह जो भी आते मिलते हैं, तब वो फाइब्रिनोजेन जो है वो फाइब्रिन बनता है। ऐसे ही ये प्लाज्मिनोजेन क्या है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो उसको जब ये क्या कहते हैं, तो ये जो दवाएं हैं वो क्या करती हैं, उसको प्लाज्मिन कर देती हैं, प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देती हैं, यानी उसको एक्टिव कर देती हैं। तब उसके बाद ये क्या है अपना काम शुरू कर देता है और ये जो फाइब्रिन है या फाइब्रिनोजेन है उसको तोड़ने का काम शुरू कर देता है। अब ये फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन क्या है, तो आपने पढ़ा होगा ब्लड क्लोटिंग का सिस्टम, तो उसमें एक बहुत अहम फैक्टर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। ये क्या होता है, एक तरीके से धागे जैसा पतला पतला धागा बन जाते हैं। ये समझ में आ रही, पतला पतला, मान लीजिए यहाँ पे आपका ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे कट लग गया, तो अब ये क्या करते हैं, तो यहाँ पे आके ये धागे जैसे पतले पतले हैं, इस पे आके चिपकने लग जाते हैं, ठीक है, ये चिपकने लग जाते हैं। फिर उसके बाद प्लेटलेट आके इस पे जमने लग जाता है और जो भी WBC RBCs हैं वो सब आके इसमें फंस जाते हैं, तो वो रास्ता बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसका पूरा एक प्रोसेस होता है ब्लड क्लोटिंग का। तो फाइब्रिनोजेन या फाइब्रिन समझिए एक धागे की तरह पतला पतला होते हैं। तो ये जो प्लाज्मिनोजेन, ये जो प्लाज्मिन है, ये क्या करता है, इसको तोड़ने का काम करता है प्लाज्मिन, ठीक है। प्लाज्मिन किसको तोड़ता है, फाइब्रिन या फाइब्रिनोजेन को। जब ये टूटते हैं तो फिर मान लीजिए उसमें अब ये जो ब्लड की क्लोटिंग होती है उसमें भी क्या होता है, फाइब्रिन होता है। समझ में आ रही बात, ब्लड की क्लोटिंग में भी क्या होता है, फाइब्रिन एक अहम रोल प्ले करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फाइब्रिन को तोड़ देते हैं जब, तो फिर क्या है, ब्लड की क्लोटिंग क्या है, डिसॉल्व हो जाती है, टूट जाती है, वो बिखर जाते हैं सारे प्लेटलेट इधर उधर, ठीक है। तो ये इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी दवाएं हैं ये क्या करती हैं, ये जो प्लाज्मिनोजेन है उसको प्लाज्मिन बना देती हैं और फिर प्लाज्मिन अपना काम करता है और फाइब्रिन को तोड़ देता है, जिसके क्या वजह से क्लोटिंग क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। अब इसके इंडिकेशन क्या है, तो इसके इंडिकेशन जहाँ पे भी मतलब आपको लग रहा है, अब इसके इंडिकेशन क्या है, तो कई सारे इंडिकेशन इसके हो सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल सा ये दिया है कि जहाँ पे भी मान लीजिए ब्लड क्लोटिंग हो गई है, उसको डिसॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये क्या प्रोटियोलाइटिक ड्रग से दे सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी को हार्ट की, मान लीजिए किसी को एंजाइना है और उसमें ब्लड क्लोटिंग हो गई है, प्लेटलेट क्या एग्रीगेट हो गए हैं, उसकी वजह से एंजाइना हुआ है, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। मान लीजिए क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर क्या है, थ्रोम्बोसिस हो गया है, तो उसकी वजह से भी तो भी क्या ये दवाएं हम उसमें भी दे सकते हैं। तो जहाँ पे भी मान लीजिए ब्लड की क्लोटिंग हो गई है, मान लीजिए हमारे हाथ हैं, इसमें कहीं ब्लड की क्लोटिंग हो गई, प्लेटलेट आके जमा हो गए, तो उसको तोड़ने के लिए भी हम दे सकते हैं। तो जहाँ भी ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड की क्लोटिंग हो जा रही है, उसको डिसॉल्व करने के लिए ये दवाएं दी जाती हैं। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो जो आपने ऊपर पढ़ा ना अभी, वही सारी कॉन्ट्राइंडिकेशन यहाँ पे भी सेम हुई है, कुछ अलग नहीं है, ठीक। इसके डोजेस क्या है, तो एल्टीप्लेज क्या है, तो अगर मान लीजिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए इसको दे रहे हैं, तो इसमें 15 से इसको हम क्या है 15 mg IV रूट से देंगे, इन्फ्यूजन के थ्रू, यानी IV रूट से इसको इंजेक्ट करेंगे। और अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, यानी मान लीजिए हमारा जो लंग्स है उसके अंदर क्या है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो गए हैं, वहाँ पे प्लेटलेट जाके क्या एग्रीगेट हो गए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग 100 mg IV रूट से देते हैं। ऐसे ही स्ट्रेप्टोकाइनेज है, तो इसको हम लोग यूनिट में देते हैं, तो इसको हम लोग देते हैं 2,50,000 यूनिट देते हैं, 2,50,000 यूनिट हम लोग ये दवा देते हैं, ठीक है। इसको IU बोलते हैं, यानी इंटरनेशनल यूनिट है इसका, ठीक है। तो ये ज़रूरत के हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो मतलब एडल्ट को जो दी जाती है उमूमन, वो कितनी दी जाती हैं, तो 250,000 यूनिट इसको दी जाती हैं, तो ये वाली दवाएं दी जाती हैं। अब तीसरा जो है यूरोकाइनेस, तो ये भी क्या है यूनिट में दी जाती है, तो ये कितना, तो 4,400 इंटरनेशनल यूनिट पर kg के हिसाब से ये दवाएं दी जाती हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये इसी पे कंप्लीट हो रहा है और इस चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। Thank you so much for watching.